नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिया हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग जो 2022 टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये संभवतः मार्च के शुरुआत में होने की पूरी संभावना है। तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न और उसकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, किस सेगमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टीजीटी पीजीटी की डेट बहुत जल्द आने वाली है, तो उम्मीद है कि इसी हफ्ते में आ जाएगी। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपको 50 से 60 दिन का मिनिमम समय मिलेगा। आप 50 से 60 दिन के समय में कैसे अपनी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएं, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उससे आप स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे उसको पढ़ें। तो हम देखते हैं कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट में से कोई आपको 2 सब्जेक्ट से कुल 125 प्रश्न करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। ज्योग्राफी की आपकी विशेषकर जो कि लगभग 60 से 65 या 62-63 सवाल अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के ये सबसे पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल पहला हमारा सेगमेंट होता है। तो भौतिक भूगोल में आपको सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी पढ़नी पड़ती है, उसके बाद स्थलमंडल, फिर वायुमंडल और फिर जलमंडल और जयमंडल। यहाँ हमारे भौतिक भूगोल 5 हिस्सों में कुल डिवाइड होके पढ़े जाते हैं। तो सौरमंडल से अक्सर 2 से 3 सवाल तो आते हैं। 2 से 3 सवाल आप पिछला प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो 3 सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कई बार 4 सवाल भी आ जाते हैं। तो आपको एस्ट्रोनॉमी का जो भौतिक भूगोल का एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, वहाँ से आपको मिनिमम 3+ सवाल आएंगे। ठीक, 3 या 3+ सवाल आएंगे। उसके बाद हम भौतिक भूगोल के स्थलमंडल की बात करते हैं, तो यहाँ से भी अक्सर 5-7 सवाल, 5-6 या 7 सवाल भी आ जाते हैं। तो कुल हम भौतिक भूगोल को अगर बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में लगभग हमारे 25 से 27 या 28 सवाल, यानी 27+ के आसपास सवाल यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जो कि चारों सेगमेंट मिला के स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल मिला के 27, 26 या 28, कई बार उसमें 2-3 सवाल ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे चट्टानों से सवाल आते हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती है, उसकी विशेषताओं से सवाल आ जाते हैं। ज्वालामुखी के वितरण से कई बार सवाल आते हैं, जैसे स्ट्राम्बोली कहाँ पे स्थित है, या किस प्रकार का सुसुप्त ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार से सवाल ज्वालामुखी से आते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं तो भूकंप के बारे में सवाल पूछा जाता है, उसका विश्व वितरण के बारे में पूछा जाता है कि कौन से सिस्मिक जोन में कौन सा हिस्सा आता है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि वलित पर्वतों के बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया अंडीज पर्वत या राखी पर्वत की अवस्थिति पूछ लेती है कई बार इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और मैदान और नदी घाटियों की जब हम बात करते हैं तो नदी घाटियों से जो नदियों के द्वारा स्थल रूप बनते हैं, जो भूआकृतियाँ बनती हैं, उनके अपरदन से बन रहा है कि उनके निक्षेपण से बन रहा है कैसे, ये सब सवाल आते ही आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो नदी के द्वारा बने स्थल रूप हो, चाहे वो आपके सागरी अपरदन के द्वारा बने, सागरी तरंगों के द्वारा बने स्थल रूप हो, चाहे वो आपके हिमानी के द्वारा बने स्थल रूप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना और उसके संगठन से सवाल आते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आपके क्षोभ मंडल से सवाल आ जाएंगे कि जैसे पूछ लेता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। ठीक है, किस उसकी ऊंचाई क्या है, 20 से 30 किलोमीटर पर पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, और तो फिर उस दूसरा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है सूर्यातप को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों से अक्सर सवाल आ जाता है। ठीक, और तापमान का वितरण से सवाल आता है। ठीक, और वर्षण और चक्रवात, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे स्थानीय पवनों से भी सवाल आता है कि सिराप कहाँ पर पाई जाती है, गर्म हवा है या ठंडी हवा है, स्थानीय ये गर्म पवन है, स्थानीय पवन है या ठंडी पवन है। हरमट्टन पूछ लेता है, जब आपको पता रहेगा तो ये आप उसकी अवस्थिति आराम से बता लेंगे और सवाल आपका सही होगा। ठीक, फिर आपको वर्षा या चक्रवाती वर्षा, चक्रवात यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। अक्सर चक्रवात की आपको अवस्थिति पूछ लेता है कि विली कहाँ पे है, या पूछ लिया कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उसको चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह से सवाल आता है। जलवायु प्रदेश यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जलवायु प्रदेश में जैसे कोपन के विश्व जलवायु प्रदेश के कितने हिस्सों में बांटा, कौन सा किस हिस्से में पाया जाता है यहाँ पे, तो ये इस प्रकार के सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लेगा, कई बार पूछ लेता है कैलिफोर्निया में कौन सी जलवायु पाई जाती है, या 4 जलवायु क्षेत्र दे देगा और उनसे जलवायु प्रकार का मिलान करने को दे देगा। ठीक है, तो फिर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जलमंडल में सागरी उच्चावचों से सवाल आता है, जैसे सागरी मैदान या महाद्वीपीय सेल्फ जो होता है। ठीक, और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है उससे सवाल पूछ लेगा कितनी गहराई तक पाया जाता है। ठीक, और फिर सागरी तापमान और लवणता से सवाल पूछता है। महासागरी जो लवणता होती है, कई बार जो NaCl या MgCl होता है तो उसकी संगठन से भी सवाल पूछ लेता है, तो इसको ध्यान देके आप। और महासागरीय लवणता का वितरण अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि किस भाग में किस हिस्से में, जैसे पूछ लेगा कि वान झील में सर्वाधिक लवणता है, या आपके साल्ट लेक में सबसे ज़्यादा लवणता है, या लाल सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है, ऐसे करके वो पूछ लेता है कई बार। ठीक, महासागरीय धाराओं से सवाल पूछता है कि कौन सी धारा कहाँ पे बहती है, या कौन सी गर्म है कौन सी ठंडा है, जैसे पूछ लिया बेंगुला कहाँ से होकर बहती है। ठीक,
और फिर ज्वार भाटा से भी सवाल कई बार पूछ लेता है। और जयमंडल में अगर हम बात करें तो जयमंडल में अक्सर सवाल जो पूछा जाता है वो राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य से उसकी अवस्थिति के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। फिर तो कुल मिला के आपको भौतिक भूगोल से 30 या 32 या 30 के आसपास आप मान के चलिए कि आपको पाँचों हिस्सों से 30 प्लस 30 से 32 सवाल आपको मिल जाएंगे। भौतिक भूगोल से आपको 30 प्लस सवाल मिलने ही मिलने हैं। 30 से 32 भी सवाल आपको कई बार मिल जाता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 32 सवाल यहाँ से 30 से 32 सवाल आपको मिल जाएंगे भौतिक भूगोल के पांचों सेगमेंट से। ठीक है, फिर हम मानव भूगोल पे आते हैं। मानव भूगोल में दो हिस्सों में सवाल आता है। पहला हिस्सा जो होता है कि आपका जोग्राफिकल थाट यानी जो भौगोलिक चिंतन है, वहाँ से कुछ जैसे रैटजल हो गए, सैम्पुल हो गए और एल्सवर्थ, हंटिंगटन, विडाल, डी लाप्लास, तो इन सबसे सवाल, इनकी रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं, जो इन्होंने काम किए, जो इन्होंने थ्योरीज दी, वो पूछ लेते हैं। जैसे ग्रिफिथ टेलर का पूछ लेगा आपको कि रुको और जाओ सिद्धांत किसने दिया या नवनियतिवाद सिद्धांत किसने दिया, तो ऐसे करके पूछ लेता है। विश्व की जनसंख्या वितरण और वृद्धि में भी सवाल पूछता है, इसमें डेटा अक्सर रहता है। ठीक है, और मानव प्रजातियाँ, विश्व के और भारत की मानव प्रजातियाँ जो रेसेस होती हैं, ह्यूमन रेसेस, उसके बारे में पूछता है कई बार सवाल। ठीक है, काकेसाइट कहाँ पाए जाते हैं, मंगोलाइट कहाँ पाए जाते हैं, या पूछ लेगा ग्रिफिथ टेलर ने कितने भागों में या कितनी मानव प्रजातियाँ बताई, 7 बताई या 6 बताई, ऐसे करके पूछ लेता है। उसके बाद दूसरा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको विश्व और मानव की जनजातियों के बारे में, उनका वितरण क्या है, कहाँ पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे एस्किमो कहाँ पाई जाती हैं, खिरगीज कहाँ पाई जाती है, मसाई कहाँ पाई जाती हैं, तो ये सवाल पूछता है। ठीक, तो मानव भूगोल से आप मान के चलिए कि 8 प्लस सवाल आने ही आने हैं। 8 से 10 सवाल यहाँ आते ही आने हैं। कई बार यहाँ पे 10 सवाल मान के चलिए कि आ जाते हैं। ठीक, और मानव अधिवास से 2 हिसाब से सवाल आते हैं। जैसे पहला यहाँ पे सवाल आपको पूछ लेगा कि मानव अधिवास का आकार की क्या है। जैसे रोड के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे कोई बस्ती बसेगी तो उसका आकार क्या होगा, रेखीय होगा या वृत्ताकार होगा या चंद्राकार होगा। ठीक है, उसके बाद और दूसरा जो यहाँ पे सवाल पूछता है अक्सर, कौन सा विश्व में कौन सा नगर ऐसे हैं जो किस नदी पे, जैसे पेरिस किस नदी पे है, आपको पता होगा सीन नदी पे है, तो वो आप बता देंगे। उसके बाद जैसे एक और यहाँ से सवाल पूछता है कि कौन सा शहर किस चीज़ के लिए फेमस है, किस महत्व के लिए फेमस है। ठीक है, जैसे डेट्रॉइट आप बताएंगे किस लिए फेमस है। ठीक है, संघाई आपके लिए किस लिए फेमस है, या मुंबई किस लिए फेमस है, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, मैनचेस्टर किस लिए फेमस है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ से अक्सर आपको 2 सवाल या 3 सवाल मिल जाते हैं। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में फसलों के बारे में अक्सर पूछता है। जैसे कौन सी फसल कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, किस हिस्से में, विश्व के या भारत के। ठीक, चाहे वो खाद्यान्न फसल हो, चाहे वो आपकी नकदी फसल हो। उसके बाद खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है, कोयला, पेट्रोलियम जैसे ये हो गए, तो और तमाम खनिज संसाधन जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, ये सब लौह अयस्क कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है और कहाँ उसका सबसे ज़्यादा भंडारण होता है। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा भंडारण का। इसके लिए आर्थिक भूगोल के लिए सबसे सटीक डेटा के लिए आपको घटना चक्र की एक बुक आती है आर्थिकी, वो आप ले लेंगे तो वहाँ से आपको भारत के और विश्व के उत्पादन और भंडारण, चाहे वो फसल का उत्पादन हो या खनिज संसाधनों का उत्पादन और भंडारण हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, और फिर आगे बढ़ेंगे तो उद्योगों के बारे में, लौह इस्पात उद्योग के लिए कौन सा फेमस है, या कृत्रिम वस्त्र उद्योग के लिए या कागज़ उद्योग के लिए, ये आपको एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी बात यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, इंग्लैंड के औद्योगिक प्रदेश, रूस के औद्योगिक प्रदेश, जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश और जापान के और भारत के औद्योगिक प्रदेश। जैसे पूछ लेगा कि रूर किस लिए फेमस है या कहाँ पे है रूर औद्योगिक प्रदेश, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं भारत का भूगोल। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक भूगोल से मान के चलिए आपको 8 से 10 सवाल यहाँ से आपको मिलने ही मिलने हैं। 8 प्लस सवाल यहाँ से आपको मिल जाते हैं। ठीक, और उसमें 5 सवाल लगभग डेटा के ही रहेंगे। तो आप आर्थिक भूगोल के सेगमेंट को डेटा तैयार करने के लिए आप घटना चक्र की आर्थिकी ले लीजिए, वो सबसे अच्छी बुक है, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और हम फिर भारत के भूगोल में देखें तो भारत के भूगोल में भारत के जलवायु प्रदेश, यहाँ की मिट्टियाँ, यहाँ के जल प्रवाह, ठीक है, नदी, झील, पठार कौन से कहाँ पे है, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे, कौन सा सबसे ऊंचा छोटा है, झील, नदियाँ, ये आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा राज्य कौन सी फसल का उत्पादन करता है। यही चीज़ें खनिज संसाधन में है कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है और भंडारण कहाँ, चाहे 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से आपको एक सवाल पूछेगा ही, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो। बहुउद्देशीय घाटी किस नदी पे बनाई गई है, कौन सी बहुउद्देशीय योजनाएं और कहाँ पे वो स्थित है, ये पूछेगा। ठीक है, यहाँ तो 2-3 चीज़ें। और निर्माण उद्योगों में आपको लौह इस्पात, चीनी, कागज़, ये देखना होगा कि कौन सा कहाँ, जैसे टिस्को पूछ लिया कहाँ पे है, या 4 एल्युमिनियम के उद्योग दे दिया और पूछ लिया कि ये कहाँ कहाँ पे उसका मिलान करने को दे दिया, या कई बार दे देता है कि
आपका लौह अयस्क उद्योग दे दिया, उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखनी पड़ेंगे। और भारत के भूगोल से मान के चलिए आपको 10 से 12 ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 62 से 65 सवाल आपको एक सेगमेंट ज्योग्राफी से कवर करने के लिए ये स्ट्रेटजी आप बनाइए कि आप धीरे धीरे इसको कवर कीजिए। और यहाँ से इस तरीके से आप पढ़िए। आप देखते हैं कि भौतिक भूगोल काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। उसके बाद मानव भूगोल आपका एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें थॉट सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट। उसके बाद आर्थिक भूगोल में आप आर्थिकी ले लीजिए और उसके कुछ बेसिक्स जो है किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। फिर भारत का भूगोल के लिए आप परीक्षावाणी ले सकते हैं, उससे पढ़ लें, या जहाँ से आप अभी तक पढ़ते रहे हैं वहाँ से पढ़ लीजिए, अपने नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक। और हमारे वीडियो पे इस वीडियो के बाद और हम वीडियो ले आ रहे हैं सीरीज़ में 20-20 सवाल के आपको प्रैक्टिस कराएंगे डेली। एक एक वीडियो में 20-20 सवाल, वो सवाल बिल्कुल नए होंगे और अच्छी क्वालिटी के सवाल होंगे, ठीक है। आप उसको कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा। और हम प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे कराएंगे और वीडियो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर भी इसमें डालते रहेंगे ताकि आप लोगों को सुविधा ना हो। ये एक कोट है, देखिए, सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें, ठीक है। ये अब्दुल कलाम साहब ने कहा है। तो आप 50 से 60 दिन का टारगेट करा के आप टारगेट लेके चलिए, ये आपको मदद करेंगे। हम आपके लिए लगातार वीडियो ले आएंगे। हमारा सेगमेंट कल से शुरू होगा 20-20 क्वेश्चन का, और आप उसको लगातार देखते रहिए, ठीक है।